साल था 1917। सोचिए, एक तरफ तो पूरी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आग में जल रही थी, लेकिन उसी वक्त हजारों मील दूर भारत के एक छोटे से शांत से कोने में, बिहार के चंपारण में, एक बिल्कुल ही अलग लड़ाई की जमीन तैयार हो रही थी। एक ऐसी चिंगारी सुलग रही थी जो आगे चलकर, आप जानते ही हैं, आजादी की मशाल बनी। ये कहानी है एक अकेले आम से किसान की, एक जिद्दी वकील की और एक ऐसे आंदोलन की जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना की बात नहीं है। ये कहानी है कि कैसे मोहनदास नाम का एक वकील महात्मा बना और कैसे विरोध का एक ऐसा तरीका जन्मा जिसने पूरी दुनिया को, सच कहूं तो, हैरान कर दिया। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस पूरी लड़ाई की जड़ क्या थी? इसकी जड़ में थी एक बहुत ही क्रूर, एक बेहद जालिम व्यवस्था जो चंपारण के किसानों पर अंग्रेजों ने जबरदस्ती थोप रखी थी। इस सिस्टम का नाम था 3 कठिया प्रथा। अब ये 3 कठिया क्या है? मतलब बहुत सीधा सा था। हर किसान को अपनी जमीन के 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर, यानी 15% जमीन पर, अंग्रेज बागान मालिकों के लिए नील की खेती करनी ही पड़ेगी। कोई ऑप्शन नहीं था, ये कोई चॉइस नहीं थी, ये एक मजबूरी थी। और बात सिर्फ इन 15% जमीन की नहीं थी। असल दिक्कत ये थी कि नील की खेती से जमीन बंजर हो रही थी और किसानों को उनकी मेहनत का दाम तो मिलता ही नहीं था, लगभग कुछ भी नहीं। ये सरासर शोषण था और कुछ नहीं। और फिर हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। जर्मनी में सिंथेटिक डाई बन गई और रातों रात जो नील कभी सोना हुआ करता था, उसकी कीमत मिट्टी में मिल गई। लेकिन क्या अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों को जाने दिया? नहीं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बदले किसानों पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए। मतलब किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। चारों तरफ बस निराशा ही निराशा थी। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरे में ही उम्मीद की किरण दिखती है। एक किसान था जिसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही जरूरी मोड़ लिया। इनका नाम था राजकुमार शुक्ल। चंपारण के एक आम किसान, लेकिन इरादे असाधारण थे। उन्होंने मन में ठान लिया था कि वो इस अन्याय के आगे हरगिज नहीं झुकेंगे। अब उन्होंने एक वकील के बारे में सुन रखा था, एक ऐसा वकील जो हाल ही में साउथ अफ्रीका से लौटा था और जो गरीबों के हक के लिए लड़ता था। राजकुमार शुक्ल की जिद तो देखिए। वो गांधी जी के पीछे पीछे लखनऊ पहुंचे, फिर कानपुर तक उनका पीछा किया और वहां से भी बात नहीं बनी तो सीधा उनके अहमदाबाद आश्रम पहुंच गए। वो महीनों तक एक साई की तरह गांधी जी के पीछे लगे रहे और आखिरकार उनकी इसी लगन को देखकर गांधी जी ने चंपारण आने के लिए हाँ कही दिया। अब देखिए, गांधी जी का चंपारण पहुंचना ये कोई मामूली यात्रा नहीं थी। ये असल में भारत के इतिहास में एक नया चैप्टर लिखने जैसा था। यहाँ उनका सामना सीधा सीधा ब्रिटिश हुकूमत से होने वाला था और यहीं से जन्म हुआ भारत के पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तारीख थी 10 अप्रैल 1917। गांधी जी ने चंपारण की धरती पर कदम रखा ही था कि ब्रिटिश कमिश्नर ने उन्हें एक सरकारी नोटिस थमा दिया, बिना कोई देर किए। आदेश एकदम साफ और सीधा था। आपको हुक्म दिया जाता है कि अगली ही ट्रेन पकड़कर चंपारण जिला छोड़ दें। अंग्रेजों को क्या लगा कि ये कोई आम वकील है, डर जाएगा और मामला यहीं खत्म। लेकिन वो बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। गांधी जी ने अदालत में जो कहा, उन शब्दों ने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी। उन्होंने कहा, मैं ये आदेश नहीं मानूंगा। मैं यहाँ इंसानियत और देश की सेवा करने आया हूँ और मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहा हूँ। बस यही वो पल था। भारत में सविनय अवज्ञा का बिगुल बज चुका था। तो नतीजा क्या हुआ? अरे नतीजा तो तुरंत देखने को मिला। जैसे ही ये खबर फैली, हजारों हजार किसान अपने आप अदालत के बाहर जमा हो गए। इतनी बड़ी और निडर भीड़ देखकर प्रशासन के तो हाथ पांव ही फूल गए। उन्हें झुकना पड़ा, केस वापस लेना पड़ा। ये पहली जीत थी और ये नैतिक जीत बहुत बड़ी थी, बिना किसी हिंसा के, सिर्फ सच और हिम्मत के दम पर। पर रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। गांधी जी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि सिर्फ नैतिक जीत से काम नहीं चलेगा। असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी और इस लड़ाई का हथियार कोई बंदूक या तलवार नहीं थी। इसका हथियार थे फैक्ट्स, तथ्य और सबूत।
गांधी जी ने अकेले काम नहीं किया, उन्होंने देश के कुछ सबसे काबिल वकीलों की एक टीम बनाई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। ये एक मैसेज था कि ये लड़ाई किसी एक इंसान की नहीं है, ये एक संगठित, एक पढ़ा लिखा प्रयास है। 8,000 से भी ज्यादा। ये टीम गांव-गांव घूमी, एक-एक किसान से बात की और उन्होंने 8,000 से ज्यादा किसानों के बयान दर्ज किए। शोषण का एक ऐसा मजबूत, एक ऐसा पक्का दस्तावेज तैयार किया जिसे ब्रिटिश सरकार चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। यही थी उनकी असली ताकत, सच्चाई की ताकत। अच्छा, तो इतनी मेहनत का, इस सब का नतीजा क्या निकला? हाँ, जीत तो मिली, लेकिन वो जीत सिर्फ पैसों की नहीं थी। वो जीत उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी, कहीं ज्यादा गहरी थी। सबूतों का ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया था कि ब्रिटिश सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा। एक जांच कमेटी बनाई गई और मजे की बात देखिए, गांधी जी को भी उसका सदस्य बनाया गया। और कमेटी का फैसला एकदम साफ था, 3 कठिया सिस्टम अन्यायपूर्ण है, इसे फौरन खत्म किया जाए। और इतना ही नहीं, बागान मालिकों को वो पैसा लौटाने का भी आदेश हुआ जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से वसूला था। लेकिन यही कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। गांधी जी ने सिर्फ 25% रिफंड पर भी सहमति दे दी। ये सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर क्यों? इतनी बड़ी जीत के बाद सिर्फ 25% पर समझौता क्यों? क्या गांधी जी कहीं कमजोर पड़ गए थे? या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोच, कोई बड़ी रणनीति थी? इसका जवाब गांधी जी की दूर की सोच में छिपा था। उन्होंने समझाया कि पैसा जरूरी नहीं है, बड़ी बात यह है कि अंग्रेज बागान मालिकों का घमंड टूटा है, उन्हें झुकना पड़ा है। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि किसानों के दिल से उनका डर निकल गया है। ये लड़ाई कभी पैसे की थी ही नहीं, ये लड़ाई थी आत्मसम्मान की, डर से आजादी की। तो चंपारण असल में एक प्रयोग था, और ये प्रयोग 100% सफल रहा। इसने ये साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर हुकूमत को भी बिना हथियार उठाए सिर्फ सच और अहिंसा के दम पर न सिर्फ चुनौती दी जा सकती है, बल्कि झुकाया भी जा सकता है। यहीं से भारत की आज़ादी की लड़ाई को उसका सबसे बड़ा हथियार मिला, सत्याग्रह। तो ये घटना हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है ना? कि क्या आज की इस भागती दौड़ती इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया में सच के लिए इस तरह अड़ जाना, क्या सत्याग्रह आज भी उतना ही असरदार हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।